हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि जब तुम्हारे मन में आए तब समझना, पर मेरा जो काम है मैं किए जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, आ, हम क्या किए कि एक दिन आपसे बताए होंगे, नहीं बताए, चर्चा किए थे कि नहीं किए। एक दिन क्या हुआ कि 17 सितंबर को मैं अमरकंटक में बैठा था, ऐसे पूजा पाठ चल रहा था, तो यूट्यूब चल रहा था, तो उसी में लोग गिन गिन के वो काला सच का कर अच्छे अच्छे विद्वान कि पेरियार स्वामी की जन्म जयंती, पेरियार की पेरियार नायकर नहीं है, तो उनकी जन्म तिथि को विश्वकर्मा पूजा में ले जा करके इसको काला सच ये है, ऐसे ऐसे लोग उटपटांग लिख रहे थे और ज़्यादातर अम्बेडकरवादी लिख रहे थे। हम सुने ऐसे थे, फेंक दिए मोबाइल। तब तक में एक और चैनल चला, तो उसमें एक विश्वकर्मा जागरूकता अभियान करके चलाते हैं अरविंद विश्वकर्मा, तो उन्हें एक शब्द कहा कि परशुराम ब्राह्मण नहीं है। परशुराम सोचे कि देखिए कुछ देर में बताएंगे ये, तो जब वो सुनता रहा लेकिन वो बताया नहीं, लास्ट में कहती है कि शोध का विषय है। अरे हमने सोचा कि यार परशुराम कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं है, और परशुराम ही तो ब्राह्मणों का एक औजार है, ये कैसे बोल रहे हैं। तो हमने कहा इसमें शोध करना चाहिए। फिर हमने इसमें शोध में लग गया। जब शोध में लगा तो पता चला कि परशुराम बढ़ई है, मैं विश्वकर्मा, भृगु के नाती हैं, भृगु के लड़के जमदाग्नि हैं, जमदाग्नि के लड़के परशुराम हैं। हमने कहा हाँ यार बात तो सही है, जिसने इन्हें का पढ़ा होगा, वेद में अध्ययन किया होगा। तो जब मैं वेद का पढ़ा तब प्रमाण मिला, जहाँ पर परिशिष्ट में वेद ऋषियों का परिचयनामा लिखा था, तो उसमें मिला। तो सायण भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, मैं इधर भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, वंश वाले ब्राह्मण नहीं है, जो कुल जाति वाले हैं। और वहाँ कुल वंश नहीं लिखा रहा है, कुछ नहीं लिखा जा रहा है, वहाँ सीधे सीधे भार्गव बताया जा रहा है। तो भृगु वंशी जितने होते हैं वो भार्गव कहलाते हैं। तो वो टोटल एक तरह से मानिए कि काश्तकार हैं, बड़ा ही है, लकड़ी का काम करने वाले। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये पता लगाया जाए कि आखिर ये सारी मानव जाति कहाँ से बनी। मेरे दिमाग में एकाएक आया। तो फिर वेद का हम अध्ययन करने लगे। जब वेद का अध्ययन किया तो 8-10 जातियों का हमको इतिहास ढंग से मिल गया, पटेल का, चमार का, और साहू का, और यादव का। हमने कहा यार ये तो पूरा वेद में मिलता है, तो हो सारी जातियाँ इसमें मिल जाएं। तो फिर हम उसको गहन अध्ययन करने लगे। तो ये देखा कि जैसे जिस ऋषि को आपका सरनेम जैसा देखा कि जैसे आपका जो जाति का सरनेम है वो किसी ऋषि से मेल खाता है, तो देखा तो ढेरों मेल खाता था। फिर दूसरा एक चीज़ और मेल खाता था, जो आप कर्म कर रहे हैं, तो वो ऋषि जिस कर्म को शोध करके बता रहा है, तो वह कर्म भी उस ऋषि के शोध से मेल खा रहा है। आई बात समझ में। तो आपका जाति और कर्म, कहीं कहीं जाति जो है ऋषि के नाम से मेल खा रहा है, अब कहीं कहीं जो आप कर्म कर रहे हैं तो ऋषि के शोध से मेल खा रहा है। जैसे कोई भृंज एक ऋषि थे, भृंज करके ऋषि हैं, तो जो भाजन जो भुंजवा जिसको कहते हैं, ये जो भुंजवा कहते हैं, भुंजवा ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो जो चना भूंजते हैं और बहुरी वगैरह नहीं भूंजते हैं, तो उनका जो मतलब उनके नाम से भुंजवा मिल रहा है, भुंज ऋषि से भुंजवा मिल रहा है। लेकिन जब उसमें पढ़ो आप, उसका जो सिद्धांत दे रहा है कि चना अन्न को कैसे पकाएं, कैसे भूजें, कैसे आग में तपाएं, कैसे गलाएं, चाहे दो ही शब्द मिल गया, तो इससे सिद्ध न हुआ कि भूजने की विधि यही बता रहे हैं। मतलब अन्न को भूजने की विधि यही से, और वही भृंज ऋषि है, धृज और भृज। तो अब उनका जो कर्म आप करने लगे तो दोनों चीज मिल रहा है, भूजना तो भुजवा, और भृज ऋषि तो वो भी सरनेम भी मिल रहा है भुजवा। तो मतलब इस तरीके से मैंने बहुत लोगों को तो 40-45 सरनेम ढूंढ डाला, तो वहीं से बंद कर दिया। फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि का इतने देश में जातियाँ हैं, देखा जाए। फिर गूगल का सहारा लिया, और जब गूगल का सहारा लिया तो 200-250 जातियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है भारत में जातियाँ। ये फालतू 6,000-5,000 बताते हैं कि किसी ने हवा फैला दिया तो इसे हवा चल रहा है, किसी को रिसर्च नहीं करना है। 200 जातियाँ, मुश्किल से 250 जातियाँ हैं।
तो हम 214 जातियों के इतिहास वेद के आधार पर लिखा और 4 महीने 5-6 महीने हम उसमें मेहनत किया और इतना मेहनत लगा उसमें कि मत पूछो साहब, थक गए उसमें। और मजबूरी इस बात की थी ना कि पृष्ठ, ये श्लोक, क्रमांक और ग्रंथ ये सारा देना पड़ रहा था। हाँ, प्रमाण सहित प्रमाण देना पड़ रहा था, इसलिए ज़्यादा मेहनत लग रही थी। और सीधे सीधे लिखना होता तो उतनी मेहनत ना पड़ती। और यदि ये हमारी किताब जाएगी बाहर तो ऐसे ऐसे मतलब जात पात के भेदभाव मिटेगा जैसे कांटा निकल गया हो। कोई किसी को जात पात के ऐसे भूल जाएंगे कि लोग सदियों की कोढ़ी ऐसे उड़ेगी कि पता नहीं चलेगा। और वो वेद के प्रमाण है, हमारी कल्पना नहीं है वो। अब जैसे आपे को तो सुना तो दिए कि भ्रुज और द्विज 2 ऋषि हैं। अब भ्रुज ने अन्न भूंजने की विधि बताई, तो अब भुजवा एक जात होता है। अब वहाँ भिड़ाइए आप, तो भ्रुंज से भुजवा भी बन रहा है, भूंजने की अन्न भूंजने की विधि भी बता रहे हैं, तो दोनों तो मेल खा रहा है। अब जैसे चमार शब्द जो है, तो चंबर और चापुर और चामुंड और चापर कई एक ऋषि हैं, तो इनके नाम से सीधे सीधे सरनेम है, इससे चमार मेल खा रहा है। और ये चमड़े का रस्सी बनाने का, चमड़े का थैला बनाने का, चमड़े का आसन बनाने का, चमड़े का कपड़ा बनाने का विज्ञान दे रहे हैं। तो जो वो कर्म करेगा तो वो ऋषि के नाम से उसका सरनेम चमार है, और चमड़े के कर्म से भी मेल खा रहा है और ऋषि के नाम से भी मेल खा रहा है। तो इसका मतलब है ऋषि हमारे पूर्वज हैं जिसका हम सरनेम लगा रहे हैं, यही जाति बन गई बाद में। और इसी को आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और सबसे श्रेष्ठ अग्रणी वेद में विश्वकर्मा होता है, दूसरे में यादव होता है, तीसरे में चमार होता है, ये सब होते हैं। तो 214 जातियों का हमने इतिहास लिखा है, बहुत मेहनत पड़ा। पर जब कभी छपेगी तो आप लोग पढ़िएगा, और हम तब तक न रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये है कि जात उड़ जाएगी। जाति जो जात के झगड़ा है वो जात उड़ जाएगी, बचेगी नहीं।